धारा 223 के अंतर्गत था कि कार्य का अनुज्ञप्तिधारी प्लम्बर द्वारा किया जाना। कार्य का अनुज्ञप्तिधारी प्लम्बर का किया जाना मतलब जो असाइन कर रखा है उसी को काम मिलना चाहिए, जिसकी टेक्निकल जो क्वालिफिकेशन है, जिसको अनुभव हो, मतलब उसी को ही काम मिलना चाहिए। तो नगर पालिका प्लम्बर के रूप में ऐसे व्यक्ति को लाइसेंस प्रदान करेगी, सिर्फ ऐसे व्यक्ति को लाइसेंस देगी ऐसे व्यक्ति के पास तकनीकी योग्यताएं हो और अनुभव भी हो, और प्लम्बर के अलावा अन्य किसी व्यक्ति से कार्य नहीं करवाया जाएगा। मान लो कोई अनस्किल्ड हो तो अनस्किल्ड से काम नहीं करवाया जाएगा, उसको स्किल्ड हो और जिसको टेक्निकल अनुभव हो बहुत ज़्यादा, उसी से करवाएगी, उसी को प्लम्बर का लाइसेंस देगी। परंतु मामूली प्रकृति के कार्य है तो कोई अन्य व्यक्ति को, अगर कोई नॉर्मल लेबर वर्क है तो किसी अन्य को दिया जा सकता है। तो धारा 223 याद रखना है आपको। धारा 223 मीन्स प्लम्बर, और वो भी एक लाइसेंस इसी व्यक्ति को मिलेगा जिसके पास टेक्निकल योग्यताएं और अनुभव हो। तो धारा 223 प्लम्बर के बारे में। धारा 24 पढ़ते हैं अपन। अब इसके अंदर देखो ऑफिशियल के अंदर क्या दे रखा है, काफ़ी। नगरपालिका उपायुक्त द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी। ऐसे अनुज्ञप्तिधारी प्लम्बरों के नियोजन और निबंध की शर्तें हैं कि कैसे कब क्या काम करना है उनके प्रति। कर्तव्य और उत्तरदायित्व, मतलब क्या कर्तव्य होंगे, जो प्लम्बर जिनको लाइसेंस मिले हैं, जो काम कर रहे होंगे, क्या क्या कर्तव्य होंगे। विभिन्न प्रकार के कार्य के लिए उन्हें सैदत किए जाने वाले प्रभार, क्या क्या उनको यहाँ से अधिकार मिलेंगे। उनके कार्य के संबंध में किसी परिसर के स्वामियों तथा दी गई शिकायतों की सुनवाई निस्तारण। कहने का मतलब वहाँ जो वो प्लम्बर वहाँ जो कार्य करेंगे उनको वहाँ से परमिशन मिलनी चाहिए। तो कहने का मतलब लाइसेंस ऐसे व्यक्ति को मिलना चाहिए प्लम्बर का जो टेक्निकल अनुभव रखे, तो ऐसी कोई परिस्थिति नहीं आए। आगे है कतिपय कार्यों का निषेध प्रतिषेध। मुख्य नगरपालिका अधिकारी जो है उसकी अधिकारिता के अधीन नगरपालिका की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। नाली, मल नालियों, कूड़ा कचरा, मतलब नालियों के अंदर, बहती नालियों के अंदर कूड़ा कचरा नहीं डाला जाएगा, नहीं तो वो नालियाँ रुक जाएगी। जल के लिए स्थानों पर स्नान नहीं किया जाएगा, अर्थात प्रदूषित नहीं किया जाएगा। तो कौन कौन से कार्य हैं जिनके लिए निषेध है? तो निषेध होने वाले कार्य ये हैं कि मुख्य नगरपालिका अधिकारी के मतलब अधीन नगरपालिका में कोई भी नुकसान नहीं किया जा सकता। जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसका कोई नुकसान नहीं पहुंचा जा सकता। और नाली के अंदर जो कूड़ा कचरा है उसके अंदर नहीं डाला जा सकता। और स्नान इत्यादि नहीं किया जा सकता। पानी जो पीने वाला है, टेप वाटर है, तो स्नान किया जाएगा तो प्रदूषित हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें नहीं की जा सकती। आप ऑफिशियल में भी देख सकते हैं। नगरपालिका से संबंधित किसी ताले, काक, वाल, पाइप या उपकरण आदि को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी जो भी नगरपालिका है उसको नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। और नगरपालिका से संबंधित कोई मान लो फ्लश हो रहा है, पानी बाहर निकल रहा है या कोई नालियाँ बनाई हुई है, उनको बाधित नहीं किया जा सकता। तो ये सारी बातें हैं। अपन देखते हैं धारा 225 के अंतर्गत क्या है। धारा 225 में है कि मलवाही सहकर्मों के प्रवर्तन और रख रखाव का सौंपा जाना और मल वहन प्रभारों का बिल का बनाना और उनका संग्रहण करना। तो इसमें जैसे मलवाही सहकर्मों के प्रवर्तन और रख रखाव का सौंपा जाना, मल वहन के प्रभारों का बिल बनाना और उनका संग्रहण करना। जो मल वहन कार्य है, जैसे घरों से डली कचरा ले जाते हैं तो किसी अभिकरण को या किसी प्राइवेट संस्था को सौंपा जा सकता है। तो कंपनी को सौंपा जा सकता है। जैसे अभी जयपुर में एक प्रॉब्लम चल रही थी, वो सौम्या गुजर है जो मेयर है उनकी और उस कंपनी के साथ में। तो कंपनी को करोड़ों का इसके अंदर फ़ायदा होता है और ये जो टेंडर होते हैं वो करोड़ों के होते हैं। तो घरों से जो कचरा वगैरह, जितना मल वगैरह यहाँ से ले जाते हैं, ये टेंडर कंपनियों के पास जाता है, प्राइवेट कंपनी को दे सकती है। धारा 225 के तहत नगरपालिका उनका संग्रहण करने के लिए और उनका बिल उनको किसी टेंडर के तहत किसी प्राइवेट कंपनी को दे सकती है। धारा 226 के अंतर्गत अपन को ये देखना है। देखो उसमें तो ये था कि ऊपर वाले में तो 225 के अंतर्गत तो कि मलवाही सहकर्मों में परिवर्तन और रख रखाव का सौंपा जाना और उनका संग्रहण करने के लिए किसी को टेंडर दे देना। बाद में आगे है ठोस मैनेजमेंट, मतलब ये जो है अपशिष्ट प्रबंधन, कि उनके प्रति बाद में जैसे टेंडर तो दे दिया, उसके बाद में नगरपालिका क्या कर्तव्य रह जाते हैं।
हस्तांतरित करने के बाद में। तो नगर पालिका के भीतर ठोस अपशिष्ट पदार्थों का प्रबंध का कार्य करेगी। नगर पालिका या तो स्वयं लाएगी या किसी एजेंसी को दे देगी, जो अपन ने बात कर ली धारा 225 के अंतर्गत। द्वारा घर घर से कचरा का संग्रहण करेगी और होटल, कार्यालय, वाणिज्यिक क्षेत्रों में कचरा, ठोस अपशिष्ट पदार्थों का प्रबंधन का कार्य करेगी। ठीक है ना। तो आगे है फिर बाद में धारा 227, धारा 226 को आप इसमें भी देख लो, चाहे ओरिजिनल में भी यही है। नगर पालिका ठोस अपशिष्ट संग्रहण निम्न में से किसी रीति सामुदायिक बिन संग्रहण केंद्र या कचरा पात्र या घर घर से संग्रहण कर सकती है और होटलों से, भोजनालयों से भी ये भी यहाँ से संग्रहण करेगी। इस प्रकार क और ख के अतिरिक्त संग्रहित किए गए ठोस अपशिष्ट को दैनिक आधार पर नियमित अंतराल पर हटाएगी। दैनिक आधार पर या वीकेंड में एक बार जो भी है अपना देख लेगी। जैसे वधशालाएं, मांस मछली बाजारों, फल सब्जी, अवशिष्ट पदार्थों की संयुक्त रीति से उपयोग की व्यवस्था करेगी। तो मतलब उसी एरिया के अंदर अगर मान लो मीट का बाजार है, फल सब्जी का बाजार है, तो पर्यावरण रूप से भाई वहाँ पर पोल्यूशन नहीं फैले और गंदगी का ध्यान रखा जाए, तो उसकी व्यवस्था पूरी नगर पालिका ही करेगी। अब देखते हैं अपन धारा 227, ठोस अपशिष्टों का प्रबंध और हस्तांतरण और बिल बनाने और प्रभारों के संग्रहण का सौंपा जाना। ये सौंपे जाने के बारे में देखो 25, 26, 27 तीनों ही इन्हीं के बारे में है, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। ठोस अपशिष्टों के संग्रहण, भंडारण, परिवहन के लिए प्रभार शुल्क अधिकृत किया जाएगा। मतलब प्रभार शुल्क मतलब कहने का मतलब ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वहाँ से वहाँ भंडारण के लिए, संग्रहण के लिए पहले तो उसको इकट्ठा किया जाए, फिर उसको बाद में कलेक्ट किया जाए, कलेक्ट करके इकट्ठा किया जाए, फिर उसको ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट है तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका की पूर्व अनुमोदन से बिल बनाएगा और उपरोक्त प्रभार के संग्रहण का कार्य या अन्य अभिकरण को सौंपा जा सकता है। तो मतलब ट्रांसपोर्टेशन का भी, जैसे वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है, वो भी किसी अन्य एजेंसी को सौंपा जा सकता है। आगे 228, ठोस अपशिष्टों का नगर पालिका की संपत्ति का होना। ठोस अपशिष्ट का नगर पालिका की संपत्ति होना। ठोस अपशिष्ट हेतु स्थान संग्रहित समस्त ठोस अपशिष्ट नगर पालिका की संपत्ति होंगे। जैसे मान लो वहाँ से वो नगर पालिका के अंदर मान लो कोई कुछ भी अपन को ठोस अपशिष्ट का अंदर उसको कलेक्ट कर लिया, संग्रहण कर लिया, उसके बाद में वो जहाँ पर गिराया जाएगा वो सारी संपत्ति नगर पालिका की होगी। नगर पालिका जैसा उचित समझे इसका व्यय कर सकेगी। मान लो बाद में उस चीज़ का कहीं यूटिलाइज किया जा रहा है, हालांकि उसका ज़्यादा क्या यूज़ होगा, लेकिन फिर भी कई बार यूज हो जाते हैं ऐसे कि कहीं पर आपको किसी एरिया को अगर आपको फिल करवाना हो तो वहाँ से वो जो लैंडफिल वाले एरिया से वहाँ से उसको हटा दिया जाता है। तो ऐसी चीज़ें हैं। तो नगर पालिका जैसे उसको उचित समझे जमा समस्त ठोस अपशिष्ट नगर पालिका कर्मचारियों और ठेकेदारों से इससे विस्तृत अभिकरण द्वारा संग्रहित कर ठोस संपत्ति, वो सारी संपत्तियां नगर पालिका की होगी। जैसे मैं मान लो इसका एक एग्जांपल देता हूँ कि कोई भी भवन निर्माण कर रहे थे तो नगर पालिका, वहाँ पर कोई गवर्नमेंट भवन था जो नगर पालिका का अंडर आता है, उस भवन को फोड़ा गया तो उसमें मलबा निकला बहुत ज़्यादा, तो वो एक तरीके से मलबा निकला और भी बहुत सारा कचरा है तो साइड में डाल दिया। या गाय, वहाँ पर फल सब्जी मार्केट के अंदर बहुत सारा जो कार्बन वेस्ट है वो है, तो उसको बाद में कहीं खाद बनाने के लिए और करने के लिए तो नगर पालिका ही परमिशन देगी। बिना नगर पालिका की, वो नगर पालिका की सम्मति समझा जाएगा, बिना परमिशन के कुछ नहीं होगा। तो 229 में अपन देखते हैं ठोस अपशिष्टों के व्यंजन और अंतिम व्यंजन, ठोस अपशिष्टों के वैन और अंतिम वैन के लिए स्थान निर्धारित करना। ये 229 के अंदर है, मतलब कहाँ रखा जाएगा उसको। नगर पालिका या तो स्वयं या किसी अन्य अभिकरण के माध्यम से ठोस अपशिष्टों का नगर पालिका क्षेत्र के भीतर या बाहर उपयुक्त समझे उसका वैन करा सकेगी। मतलब उसको कहाँ पर डालना है। जैसे आपने देखा होगा कि नगर पालिका हमेशा सिटी के बाहर उसको एक जगह पर बड़े बड़े लैंडफिल बन जाते हैं, जैसे दिल्ली के अंदर लैंडफिल बन रहे हैं, तो वैसे ही बाद में पोल्यूशन का भी खतरा रहता है, लेकिन मोस्टली सिटी के बाहर ही होते हैं आजकल। तो नगर पालिका विकास योजना और भू नियंत्रण के संबंधी किसी भी अन्य राज्य विविध उपबंधों संबंधित में प्रवृत्ति के अनुरूप हो। कहने का मतलब वो जो जगह सेलेक्ट करेगी ना, वो जगह ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर उसकी कोई पोल्यूशन भी नहीं हो और कुछ भी किसी को प्रॉब्लम भी नहीं हो, परंतु यह ठोस अपशिष्टों का अंतिम रूप से वैन किसी भी रीति से नहीं किया जाएगा जिसको राज्य सरकार का अनुज्ञप्त कराना ठीक समझे। आगे 230 परिसरों के स्वामित्व और अभियोगों का ठोस अपशिष्टों के उत्पन्न होने के स्रोत पर भंडारण करने का कर्तव्य। धारा 230 के अंतर्गत है भंडारण करने का कर्तव्य। परिसरों के स्वामियों और अधिभोगियों का ठोस अपशिष्टों के उत्पन्न होने के स्रोत पर ही भंडारण होने का कर्तव्य। इसका अर्थ यह है कि नगर पालिका क्षेत्र की समस्त भूमि व भवनों के उनके मालिकों द्वारा नियमित सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। जैसे मान लो
कि उस एरिया के अंदर नगर पालिका कलेक्ट करने जा रही है, संग्रहण करने जा रही है, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं उनका भी तो कुछ कर्तव्य बनेगा ना। तो कचरा पात्रों का सही तरीके से प्रबंध नगर पालिका करेगी और उसके बाद में वहाँ के लोग सफाई करके उसके अंदर डाल देंगे और उनका संग्रहण करना, उसका परिवहन करना सारा का सारा नगर पालिका के हाथ में है। तो ये परिसरों के जो मालिक है, जैसे मान लो कोई ऑफिस है, कोई जो नगर पालिका के अंडर आता है, कोई पब्लिक ऑफिस है, तो मतलब वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनका भी कर्तव्य बनता है। तो परिसरों के अंदर हमेशा झाड़ू लगे, सफाई हो और अपशिष्ट आपस में नहीं मिले, जैसे ग्रीन को अलग करें, गीले को अलग करें, सूखे को अलग करें, और कार्बनिक को मतलब थैलियाँ वगैरह उपलब्ध करवाए, और पुनः प्रसंस्करण योग्य, जैसे मान लो कोई भी रीयूजेबल चीज़ें हो उनको अलग कर दिया जाए, या रिसाइकलेबल हो तो उनको अलग कर दिया जाए। अब धारा 231 पढ़ते हैं अपन। डिटेल में आप ओरिजिनल में पढ़ सकते हैं, तो डिटेल में भी ऐसी चीज़ें दी हुई है। धारा 231, सहकारी आवासन सोसाइटी अपार्टमेंट का स्वामी संगम आदि का कर्तव्य। जो बात धारा 230 के अंतर्गत उल्लेखित है, ठीक उसी प्रकार औद्योगिक भवन अपार्टमेंट मालिकों का कर्तव्य है कि अपशिष्ट का प्रबंधन करें। देखो 230 के अंदर तो है डोमेस्टिक का, कि डोमेस्टिक वाले उसका प्रबंधन करें, और 231 के अंदर है औद्योगिक का, सहकारी आवासन सोसाइटी अपार्टमेंट स्वामी आदि का कर्तव्य। तो कहने का मतलब जैसे सोसाइटियाँ हैं, अपार्टमेंट है, गैर निवासी भवन है, कॉम्प्लेक्स है, शैक्षिक भवन है, कोई उद्योग है, कोई भंडारण भवन है, कोई मतलब रिको एरिया के आसपास मतलब यहाँ पर कोई शॉप है, मतलब ऐसी जो डोमेस्टिक नहीं, मतलब जो आवासीय जैसे मान लो वगैरह सोसाइटी वगैरह है, फ्लैट वगैरह है, वो भी इसी में आएंगे। तो 230 के अंतर्गत जो आते हैं वो तो उनसे ये थोड़ा अलग है, क्योंकि इसमें 230 में जो उल्लिखित चीज़ वही है, लेकिन इसमें औद्योगिक भवन और अपार्टमेंट और आ जाएंगे, तो ये 231 के अंदर आ जाएगा। तो 230 के अंतर्गत देखो, 230 के अंतर्गत यही था सिर्फ कि परिसर के स्वामी और अधिभोगियों का ठोस, तो ये नगर पालिका का क्षेत्र के अंतर्गत जो परिसर के स्वामी और भूमि, मतलब एक तरीके से डोमेस्टिक वाला हो गया। लेकिन यहाँ पर ये कॉमर्शलाइजेशन हो गया कि 231 के अंदर कि औद्योगिक भवन और अपार्टमेंट मालिकों का कर्तव्य बनता है। तो 230 के अंतर्गत सेम ही है, लेकिन फ़र्क इतना ही है, इसमें औद्योगिक भवन और अपार्टमेंट है। 232 के अंतर्गत प्रतिषेध क्या है? प्रतिषेध 232 में प्रतिषेध, कोई भी व्यक्ति किसी भी भूमि या भवन का कोई स्वामी सार्वजनिक स्थान पर गंदगी नहीं फैलाएगा। अगर मान लो कोई व्यक्ति गंदगी फैला रहा है, बार बार गंदगी कर रहा है, तो धारा 232 के अंतर्गत उसको प्रतिषेध किया जा सकता है, नोटिस दिया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी भूमि या भवन का कोई भी स्वामी अधिभोगी किसी सार्वजनिक स्थान पर किसी ठोस का अपशिष्ट नहीं फैलाएगा और जमा नहीं करेगा। भवन के कूड़ा करकट किसी सार्वजनिक मार्ग या सार्वजनिक स्थान पर खुली भूमि पर जमा नहीं करेगा। मतलब जो मर्जी आई, जैसे आपने देखा होगा मोहल्लों में लेडीज़ वगैरह सफाई करती है, तो इधर वाले से सफाई करके उधर में डाल दिया और उधर से सफाई करके उधर में डाल दिया। अपने आगे सफाई ध्यान रखती है लेकिन बगल में डाल देती है, तो वो भी बहुत गलत है। सार्वजनिक स्थानों पर किसी गंदगी वाले पदार्थों को नहीं फैला देना। मृत जानवरों के शव या किसी भाग को ऐसे जमा स्थान पर मतलब जमा नहीं करना जो प्रयोजन के लिए उपलब्ध या नियत। कहने का मतलब उसका उनके कर्तव्य भी बनते हैं, तो उनके प्रतिषेध के लिए भी नगर पालिका रोक लगा सकती है, नोटिस दे सकती है। धारा 233 के अंतर्गत देखते हैं अपन। धारा 233 के अंतर्गत है कि मार्गों को गंदा करने और कोई ठोस अपशिष्ट जमा करने या फेंकने के लिए दंड। क्या दंड मिल सकता है? अगर मान लो मार्गों को तो यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान को अगर गंदा कर रहा है, तो कूड़ा करकट जमा करता है, तो 500 रुपये जुर्माना। वही बात है, जुर्माना कितना लगा सकते हैं? अभी अपन ने गंदा करने के लिए तो नोटिस के लिए तो बात कर ली, लेकिन गंदा करने के लिए अगर कोई गंदा कर रहा है तो उसको 500 रुपये जुर्माना लगाया जा सकता है। फिर पता है, या जमा करता है, अनुज्ञाप्त करता है, तो परिसर में गंदा पदार्थ नगर पालिका निमित्त प्राकृतिक अधिकारी द्वारा 500 रुपये से अनधिक की शास्ति मौके पर ही संदत करने का दायी होगा। मतलब मौके पर ही उसको जुर्माना देना पड़ेगा, धारा 234 के अंतर्गत। तो ये हो गया कि मार्गों को गंदा करने, अपशिष्ट पदार्थों को अगर जमा कर रहा है तो 500 रुपये का जुर्माना लग सकता है। धारा 234 जीव चिकित्सा अपशिष्ट, नगर पालिका यह कर्तव्य है कि यह अगर मान लो जीव चिकित्सा अपशिष्टों का प्रबंध करवाएगी। जीव चिकित्सा अपशिष्ट का मतलब ये है कि यदि नगर पालिका कर्तव्य होगा कि स्वयं या निमित्त उस प्राधिकृत किसी भी अन्य माध्यम से केंद्रीय
सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत, अधिनियम संख्या 29 के तहत, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियमों का उपबंध जीव चिकित्सा अपशिष्टों के प्रबंधन और हस्तन को उस सीमा तक ऐसे नियम नगरपालिका लागू होते हैं विनियमित करने के लिए क्रियान्वित करवाएं। कहने का मतलब जितने भी मतलब जीव चिकित्सा अपशिष्टों का है वो प्रबंधन करवाएगी। जैसे मान लो अगर उनका कोई अपशिष्ट पदार्थ हो वो भी, और अगर वो मर जाएं तो भी उनका प्रबंधन करवाएगी। आगे है परिसंकट में अपशिष्ट। नगरपालिका करते हुए 235 के अंतर्गत करते हुए होगा कि परिसंकट में अपशिष्टों का प्रबंध करवाइए। परिसंकट में अपशिष्ट कौन कौन से होंगे? अन्य किसी अधिकरण केंद्रीय सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिसंकट में अपशिष्ट पदार्थों का विनियमित कर क्रियान्वयन करवाए। कहने का मतलब जो किसी भी नहीं आए, जैसे रेसिड्यूअली पावर होती है ना सेंटर के पास, वैसे ही कोई भी ऐसा अपशिष्ट पदार्थ हो, परिसंकट में ऐसी परिस्थिति हो जहाँ पर उस अपशिष्ट का प्रबंधन नगरपालिका ही करवाएगी, चाहे वो किसी भी टाइप का हो। 236 के अंतर्गत अपन क्या पढ़ेंगे? धारा 236 में कतिपय बहिर्गत मार्गों के लिए अनुज्ञा आवश्यक है। बहिर्गत मार्गों के लिए अनुज्ञा आवश्यक है मतलब पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। नगरपालिका यातायात की बहुलता और लोक सुविधा को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक मार्गों पर भवन निर्माण कर रहे हैं, अगर मान लो सार्वजनिक मार्गों पर भवन निर्माण करने वाले मंजिल, बालकनियाँ कर रहे हैं, बनवा रहे हैं, कमरे बनवाने की अनुज्ञा दे सकेंगी। पहले उसको परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर मान लो आदेश का उल्लंघन करता है तो 5,000 रुपये का जुर्माना, जो भी 10,000 रुपये तक भी हो सकता है। अगर निर्माण कार्य हटाने में स्वामी असफल रहता है तो प्रतिदिन 50 से 100 रुपये तक का जुर्माना बढ़ सकता है, वो हटाना ही पड़ेगा उसको। कहने का मतलब मार्ग अगर कोई है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट वहाँ से जाता है तो वहाँ पर वो सार्वजनिक मार्गों पर मंजिल बना रहा है, भवन बना रहा है, बालकनी बना रहा है, बाहर छज्जे निकाल रहा है, तो 5,000 से 10,000 तक उसका जुर्माना लग सकता है। अब अपन देखते हैं धारा 237। धारा 237 में ऐसा क्या दिया हुआ है कि वर्षा जल के लिए द्रोणी और पांडव, वर्षा जल का कैसे वो निस्तारण करेगा। वर्षा जल के लिए द्रोणी और पांडव, वर्षा जल के लिए द्रोणी और पाइप। नगरपालिका लिखित नोटिस द्वारा प्रत्येक भवन के स्वामी को वर्षा जल के प्रबंधन हेतु उचित द्रोणी मतलब कोई नाली टाइप और पाइप की व्यवस्था करने में और अच्छी दिशा में रखने की अपेक्षा कर सकेगी। अगर उल्लंघन करता है तो 2,000 रुपये, 1,000 से 2,000 रुपये का जुर्माना। कहने का मतलब नगरपालिका आदेश दे सकेगी कि भाई तुम्हारे घर से वर्षा का जल है वो इस टाइप से निकलना चाहिए, पाइप्स द्वारा या नाली द्वारा। वो प्रबंधन उसको घर वाले को, मालिक को ही, स्वामी को ही करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करता है तो 1,000 से 2,000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा। तो ये है 237। वर्षा जल की द्रोणी और पाइप ये दोनों उसी को करना पड़ेगा, मालिक को ही करना पड़ेगा। अगर स्वामी नहीं करता है तो वो नोटिस दिया जाएगा, फिर भी वो उल्लंघन करता है तो कम से कम 1,000 रुपये और अगर मान लो 2,000 रुपये तक का जुर्माना। और अगर 2 सिद्धि हो जाए, कहने का मतलब 1,000 से 2,000 तक का जुर्माना तो फिक्स है कि 1,000 से 2,000 तक का जुर्माना तो लगेगा ही, कम से कम 1,000 रुपये का, अगर वो वर्षा के जल को बाहर ऐसे ही निकलने दे रहा है तो। आगे चलते हैं। वर्षा जल संग्रहण हेतु संरचना का उपबंध करना। प्रत्येक सरकारी भवन के अंदर वर्षा जल संग्रहण का सरकार द्वारा, मतलब कोई भी सरकारी बिल्डिंग है, हॉस्पिटल है, नगरपालिका का भवन है, कोई भी हो, तो प्रत्येक सरकारी भवन में वर्षा जल संग्रहण और संरचना सरकार द्वारा या ऐसी कानूनी निकाय या कंपनी संस्था रीति से ऐसे समय भीतर जो विहित किया जाएगा उपलब्ध करवाई जाएगी। कहने का मतलब सारे सरकारी भवनों में वर्षा जल संरक्षण के लिए एक नगर पालिका का ये उद्देश्य है कि अगर मान लो सरकारी भवनों में संरक्षण के लिए कुछ कर रहे होंगे तो लोगों को एक दिशा मिलेगी, संदेश मिलेगा। तो जल संरक्षण संरचना सरकार द्वारा या ऐसी किसी कानूनी निकाय द्वारा या कंपनी द्वारा, संस्था द्वारा ऐसी रीति से समय के भीतर करवाना ही पड़ेगा। अगर कोई मान लो कोई संस्था करवाना चाह रही है, कुछ और करवाना चाह रही है तो वो भी नगरपालिका उससे भी हेल्प ले सकती है। धारा 239 देखते हैं अपन। धारा 239 में क्या है? मकानों पर ब्रैकेट इत्यादि लगाना। धारा 239 के अंदर नगरपालिका तेल या गैस
से जलाए जाने वाले लैंप के लिए टेलीग्राफ या टेलीफोन किसी भी भवन के बाहर ब्रैकेट बना सकेगी। कहने का मतलब कोई भी भवन के अंदर से तेल या गैस से जलाए जाने वाले लैंप के लिए वो एक टेलीग्राफ और थोड़ा सा ब्रैकेट बना सकेगी ताकि पोल्यूशन कम हो। नगरपालिका तेल या गैस से जलाए जाने वाले लैंपों के लिए बिजली के संबंध में प्रवर्त विधि उपबंध अधीन रहते हुए बिजली से या अन्यथा जलाई जाने वाली बत्तियों के लिए टेलीग्राफ संबंधी प्रवर्त किसी भी उपबंधों के अधीन रहते हुए टेलीग्राफ के तारों, टेलीफोन के तारों या लोकोमोटिव्स के बिजली से ले जाने वाले अन्य प्रयोजनों के लिए ब्रैकेट या ऐसे पाइप जो उचित मतलब या तो वो ब्रैकेट बना सकती है या मान लो कोई बाई रोड से वहाँ से कोई लाइन जा रही है लाइट की या टेलीफोन की लाइन जा रही है तो वो ब्रैकेट जगह जगह नगर पालिका बनाती है ताकि उनको नुकसान भी नहीं हो और उनकी मल व्यवस्था है वो भी सुचारू रूप से चलती रहे। किसी भवन के बाहर बना सके, कोई भी भवन के बाहर उनको ब्रैकेट बनाना है, मान लो कोई किसी फलाने का, तो वो आपत्ति नहीं जता सकता। नगर पालिका चाहेगी तो उसके भवन के आगे अगर वो बन रहा है तो बनाएगी। वो किसी भवन के बाहर बना सकेगी या अवस्थित कर सकेगी। ऐसे ब्रैकेट और ऐसे पाइप ऐसे इस प्रकार बनाए जाएंगे कि उक्त भवन या पड़ोसी किन्हीं अन्य भवनों को असुविधा न हो। हाँ, ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि उसके स्वामी को असुविधा नहीं हो बिल्कुल भी। अब देखते हैं अपन धारा 240, तो ब्रैकेट वाला हो गया 239। 240 के अंतर्गत क्या है? मार्गों के नाम रखना है, मकानों का संख्यान करना है। ये सबसे मेन काम है धारा 240 के अंतर्गत। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जा सकता है। मार्गों के नाम रखना और मकानों का संख्याकन, उनको नंबरिंग देना। नगरपालिका समय समय पर प्रत्येक मार्ग और सार्वजनिक स्थानों के अंत में या भवन के दिखने वाले भाग या वह नाम जिससे ऐसे मार्ग या सार्वजनिक स्थान को ले जाना चाहे लगाया जाना चाहिए और पेंट के माध्यम से वो वहाँ पर लिख सकेगी। परंतु उद्यान, सड़क, पुल आदि के लिए किसी विशेष नाम को रखने के लिए राज्य सरकार नगरपालिका को बाह्यकारी आदेश देगी। कहने का मतलब कोई रोड का नाम रखना है, कोई बड़े मार्ग का नाम रखना है तो नगरपालिका को अगर ऊपर से सरकार अगर आदेश दे कि ये नाम रखना है तो वो ही नाम रखेगी। लेकिन अन्यथा अगर घरों का कोई नामकरण करना है, गलियों का, छोटे मार्गों का नामकरण करना है, नगरपालिका इसके लिए पूरा उसके पास परमिशन होती है तो वो ये ऐसा कर सकती है। परंतु राज्य सरकार द्वारा जैसे देखो दे रखा है, मार्ग, कॉलोनी, मोहल्ला, मार्केट, फ्लाईओवर, उद्यान, अन्य लोक स्थान का निर्देश अगर कोई नगरपालिका को देती है सरकार तो नगरपालिका बाध्यकारी होगी उसको करने के लिए। ठीक है ना। नगरपालिका समय समय पर भवन के बाहर प्रवेश द्वार पर सहदृश्य स्थान पर संख्याकन प्लेट लगा सकेगी और उस प्लेट का खर्चा उसका मालिक वहन करेगा, स्वामी वहन करेगा, घर का मालिक।